अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ट्रूली मतलब सच में, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, माइंड मतलब दिमाग। तो बहुत ही खूबसूरत, सचमुच खूबसूरत दिमाग। तो किसका है ये दिमाग? ये दिमाग है जिसकी इस चैप्टर में बात हो रही है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सब ने सुना है। he was the biggest, he was the most famous scientist, one of the most famous scientists in the whole world। 100 साल पहले की बात है ये। और बहुत कुछ करा है उन्होंने, इतना कुछ कि हमने तो उसका 0.1% भी नहीं किया। जहाँ भी दिमाग की बात आती है, जहाँ भी जीनियस होने की बात आती है, वहाँ सबसे पहला नाम, पहला दूसरा तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ही आता है। कहते हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग नॉर्मल बच्चों जैसा ही था बचपन में, बट हाँ, उनका मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने 26 ईयर्स ओल्ड थे जब वो, तब उनके रिसर्च पेपर्स इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए। और इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिले उनकी लाइफ में कि उनका नाम जब भी आइंस्टाइन बोला जाता है ना, तो आइंस्टाइन का मतलब होता है भाई जीनियस। आपके साथ भी होता होगा कभी ना कभी, तू बड़ा आइंस्टाइन है या तू बड़ी आइंस्टाइन है। तो आइंस्टाइन का जो जीनियस पना था वो इतना ज़्यादा फेमस था, वो इतने ज़्यादा फेमस थे अपने दिमाग के लिए कि सिनोनिम बन गया जीनियस का। और उनके साथ साथ जो बातें बोली जाती हैं कि आइंस्टाइन बहुत बढ़िया साइंटिस्ट तो थे ही, बट फिलोसोफर भी बहुत बड़े थे, बहुत दूर की सोचते थे। उनका दिल भी बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया वर्ल्ड लेवल पर, और ये आगे आपको इस चैप्टर में पता चल जाएगा। आज 50 से ज़्यादा साल हो गए हैं आइंस्टाइन को इस दुनिया से गए हुए, बट आज भी लोग उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस मानते हैं। और आने वाले 100 साल में भी, या 200 साल, या जितने साल आएंगे तब तक भी मानते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी की उल्म सिटी में हुआ था। और तब किसी को नहीं पता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ये वो बंदा है जो दुनिया बदल देगा। इनफैक्ट उनकी मम्मी को तो लगता था कि आइंस्टाइन एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उनका जो सर था ना, थोड़ा बड़ा सा था। जब वो 2.5 साल के थे तब तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, मतलब 2.5 साल की उम्र तक वो कुछ बोलते ही नहीं थे। फाइनली जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तब वो हर शब्द को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन की और बच्चों से कमी बनती थी क्योंकि उनके थॉट्स औरों से नहीं मिलते थे। तो उनके प्लेमेट्स, बोले तो फ्रेंड्स, कजन्स, सिबलिंग्स, उन्हें ब्रदर बोरिंग कहा करते थे क्योंकि वो किसी के साथ खेलते ही नहीं थे। ज़्यादातर आइंस्टाइन का समय अपने साथ ही बीतता था और वो खुद के ही काम में लगे रहते थे, स्पेशली मैकेनिकल टॉयज़ के साथ। आइंस्टाइन ने जब अपनी छोटी बहन माजा को सबसे पहले देखा था तो पूछा था कि चलो बच्ची तो ठीक है, बट इसके पहिए कहाँ हैं? आई नो, इतना तो आपको भी पता है कि एक छोटे बच्चे के पहिए नहीं होते, बट वो थोड़े डम थे। एक बार आइंस्टाइन के खड़ूस हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल ने उनके फादर से कहा था कि ये कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर ले, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आइंस्टाइन ने उनको गलत करने की, साबित करने की कोशिश की। आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना स्टार्ट करा एट द एज ऑफ 6 क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी। और बाद में वो सच में ही बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बन गए और ये स्किल ज़िंदगी भर उनके साथ रही। तो वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे वो। अच्छा, आइंस्टाइन इतने भी अजीब नहीं थे, वो स्कूल भी जाते थे। म्यूनिक एक सिटी है, वहाँ पे आइंस्टाइन वहीं हाई स्कूल जाते थे क्योंकि आइंस्टाइन की जो फैमिली थी वो, जब आइंस्टाइन सिर्फ 15 मंथ ओल्ड थे तो वहीं म्यूनिक में शिफ्ट हो गई थी। एंड आइंस्टाइन ने हर सब्जेक्ट में अच्छे ही मार्क्स स्कोर किए थे। लेकिन आइंस्टाइन को वहाँ की स्कूल की जो रेजिमेंटेशन, बोले तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बिल्कुल नहीं पसंद थे और उनकी टीचरों से बहुत बार लड़ाई हो जाती थी। फाइनली एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन ने वो स्कूल छोड़ दिया, और अच्छे के लिए ही छोड़ा। एक सिटी है वहाँ पर मिलान। तो आइंस्टाइन के पेरेंट्स मिलान शिफ्ट हो गए और उनके बेटे को अपने किसी रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। कुछ महीने के बाद, डिस्कशन के बाद, फाइनली डिसाइड हुआ कि आइंस्टाइन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड जाएंगे आगे की पढ़ाई करने। और आइंस्टाइन भी बहुत खुश थे क्योंकि जो स्विट्ज़रलैंड था वो मच मोर लिबरल एंड ओपन माइंडेड था म्यूनिक से। बाकी सब्जेक्ट में तो आइंस्टाइन नॉर्मली थे, बट मैथ्स एंड फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और वो बहुत अच्छे थे। तो जब उन्होंने स्कूलिंग ख़त्म कर ली तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ज़्यूरिख यूनिवर्सिटी, ज़्यूरिख वहाँ पे एक सिटी है, तो वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। साइंस अकेली चीज़ नहीं थी, अकेला सब्जेक्ट नहीं था जिसने आइंस्टाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। वहाँ की उनकी एक फेलो स्टूडेंट, उस यूनिवर्सिटी की एक फेलो स्टूडेंट, बोले तो क्लासमेट, जिनका नाम मेलिवा मैरिक था, उन पे आइंस्टाइन का दिल आ गया था, दिमाग भी आ गया होगा, दिल दिमाग सब कुछ आ गया था और वो उन पे मर पड़े थे। और उन्हें लगता था कि वो भी जो लड़की है काफ़ी क्लेवर है। जो मेलिवा थी वो एक्चुअली साइबेरिया की थी, जो स्विट्ज़रलैंड आई थी सिर्फ पढ़ाई के लिए, क्योंकि जो ज़्यूरिख यूनिवर्सिटी थी वहाँ वो कुछ ही थी यूरोप में जहाँ पर
औरतों को डिग्रीज मिल जाती थी, तो स्पेशली वो अपनी डिग्री लेने वहाँ पे आई हुई। आइंस्टाइन की अपने घर में नहीं जमती थी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं जमती थी, क्योंकि जो उनका दिमाग था उस लेवल को कोई पास ही नहीं कर पाता था, उनके उनके पास ही नहीं कोई आ पाता था, उनका मैच ही नहीं कर पाता था। बट जो मेलिवा थी, उन्हें देखकर आइंस्टाइन को वाइब्स आती थी कि हाँ ये मेरे लेवल की है और ये मेरी बातें, मेरी थ्योरी वाली बातें समझ जाएगी। फाइनली दोनों को प्यार हो गया और फिर तो आपको पता ही है, लेटर्स लिखे जाते थे। उस टाइम व्हाट्सएप तो था नहीं, फेसबुक तो था नहीं, इंस्टाग्राम तो था नहीं, तो लेटर्स लिखते थे और लेटर्स भी फुल एकदम साइंस वाले। एक आइंस्टाइन ने एक लेटर में लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। कहने का मतलब ये है कि कितने खुश और कितने प्राउड होंगे हम उस दिन जिस दिन हम दोनों अपने इस काम को, जो हमने रिलेटिविटी एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, उसको पार कर लेंगे, उसके ऊपर रिसर्च पूरी कर लेंगे। उस दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो लेटर्स भी ऐसे होते थे जिसमें पढ़ाई की बातें हो रही हैं। 1900 में जब आइंस्टाइन 21 ईयर्स के थे तो वो ग्रेजुएट थे और अनएम्प्लॉयड भी थे। अच्छा लड़का ग्रेजुएट भी है, 21 साल का भी हो गया है, पर बेरोज़गार है। तो उन्होंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट जॉब करना कहीं पे स्टार्ट कर दिया और फाइनली 1902 में, मतलब 2 साल बाद, उन्हें एक एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट एक जगह जॉब मिल गई और उनका ऑफिस भी वहीं पर था। आपने पूछा नहीं कहाँ पर था? बर्न नाम की एक सिटी है, वहाँ पर था। अच्छा, वहाँ पर आइंस्टाइन का काम था औरों के इन्वेंशंस को एक्सेस करना या हेल्प करवाना, बट ठस्से ठस्से में आइंस्टाइन अपने आइडियाज़ को सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे। एक बार उन्होंने मजाक में कहा था, जो उनका डेस्क का ड्रॉर था उसे वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहते थे, क्योंकि उसके अंदर इतना बढ़िया और इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी थी कि ये जो वर्ल्ड बदलने वाली थी। पर उस टाइम तो इतना नहीं पता होगा ना लोगों को, और उन्हें खुद नहीं पता होगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ बनने वाली है। 1905 की जो वर्ल्ड की फेमस थ्योरीज थी उनमें से एक थी आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, जिसके अकॉर्डिंग ये था सीन कि टाइम और डिस्टेंस कभी भी एक जैसे नहीं होते। इनफैक्ट अगर 2 क्लॉक्स हैं और अगर वो एक जर्नी पूरी करके आई हैं, तो अगर आप उनको देखोगे, सामने रख दोगे, तो वो सेम टाइम शो नहीं करेंगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक जो क्लॉक है वो ज़्यादा तेज़ आ गई हो। तो उन्होंने कहा था कि जो ये टाइम और डिस्टेंस एक जैसे नहीं होते। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपकी साइंस अच्छी नहीं है, बट फिर से समझा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर 2 क्लॉक्स हैं, अगर वो एक जर्नी पूरी करके आएंगी और तब आप उन्हें अगर देखोगे तो दोनों अलग अलग टाइम शो करेगी, अगर वो अलग अलग स्पीड से आई हैं तो। उनकी इस रिलेटिविटी की थ्योरी के बाद ही वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूला जिसने मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन किया वो आया, जिसका नाम था E=mc²। इसमें E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब मास और C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम वो होता है जहाँ पे कोई एयर नहीं होती। आसान भाषा में आइंस्टाइन ने समझाया था एक बार कि रिलेटिविटी क्या होता है। तो वो कहते हैं कि जब आप एक सुंदर सी लड़की को देखोगे, 2 घंटे तक भी देखते रहोगे तो लगेगा यार 2 ही मिनट हुए हैं। बट अगर आपको एक स्टोव पे बैठा दिया जाए सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो आपको लगेगा कि 2 घंटे हो गए हैं। उसे ही रिलेटिविटी कहते हैं। तो रिलेटिविटी डिपेंड करता है टाइम पे नहीं, डिस्टेंस पे। जब आप आइंस्टाइन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मस्त जा रहे थे, फिजिक्स की मस्त मस्त प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उनकी पर्सनल लाइफ हैम्पर हो रही थी। एल्बर्ट जो थे वो मेलिवा से शादी करना चाहते थे, बट और स्टडीज़ भी पूरी हो गई थी, लेकिन उनकी मदर इसके खिलाफ थी। उन्हें लगता था कि मेलिवा जो उनसे 3 साल बड़ी है वो उनके बेटे जैसी है। एक तो बहुत बड़ी है एज में, और दूसरा मेलिवा की इंटेलिजेंस उनके जैसी है, आइंस्टाइन जैसी, तो दोनों किताबी कीड़े पागल हो जाएंगे एक साथ, तो ये वेडिंग चलने वाली नहीं है। बट फाइनली माँ बाप से झगड़कर 1903 में, मतलब 1900 में ग्रेजुएट हुए थे 21 ईयर की एज में, अब वो 24 ईयर्स के हैं, तो उन्होंने मेलिवा से शादी कर ली और उनको 2 बच्चे भी हुए। बट कुछ सालों बाद उनकी शादी नहीं चली और मेलिवा जो एक एम्बिशियस और इंटेलिजेंट औरत थी वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के रह गई। कुछ सालों की कांस्टेंट फाइटिंग के बाद रोज़ झगड़े हो रहे हैं, तो क्या करे बंदा। तो उन्होंने फाइनली 1919 में, मतलब 16 साल बाद शादी के, डिवोर्स ले लिया। और फिर आइंस्टाइन भी शौकीन आशिक मिजाज हैं। आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से उसी साल 1919 में फिर से शादी कर ली। उनकी दूसरी शादी काफ़ी उनके लिए शुभ साबित हुई, क्योंकि 1915 में उन्होंने एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक कॉन्सेप्ट को पब्लिश किया था, जिसने बताया था कि ग्रेविटी का सीन कुछ बताया था। तो
उसको प्रूफ करने के लिए एक एक्लिप्स आया था सूरज का 1919 में, जिसने प्रूफ कर दिया कि उनका जो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी की थ्योरी है ये सही है। अच्छा, आइंस्टाइन की थ्योरी प्रूफ होने के बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने उनके इस वर्क को अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन बोला कि ये एक क्रांति है, ऐसा बहुत बड़ा चेंज हुआ है और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इतना कुछ उखाड़ने के बाद भी अगर नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? तो आइंस्टाइन को फाइनली 1921 में नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स मिला था और उसके बाद तो उन्हें भतेरे अवार्ड्स मिल गए। प्रेस में जाते थे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड घूम रहे थे वो। एज़ यू नो, आइंस्टाइन जर्मनी के थे और जर्मनी का एक और जल्लाद आदमी था जिसका नाम था हिटलर। तो हिटलर की पार्टी का नाम था नाजीज़। तो जब नाजी पावर में आई तो आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर चले गए 1933 में और वो यूएसए चले गए। 5 साल बाद खबर आई कि बर्लिन के साइंटिस्टों ने, वही जर्मनी में ही हैं, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं। तो सारे अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे, अब तो आइंस्टाइन भी अमेरिकन ही है, तो सारे उथल पुथल मच गई, सब डरने लग गए। आइंस्टाइन की तरह बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, वो सारे जर्मनी छोड़कर चले गए थे और अब वो सारे डर रहे थे कि कहीं ये जो नाजीज़ हैं ये कोई एटम बॉम्ब ना बना लें, और अगर एटम बॉम्ब बन गया तो आप समझ सकते हो तबाही। अब सब डरे हुए हैं, सबको लग रहा है कि जर्मनी एटम बॉम्ब बना के पूरा वर्ल्ड ना उड़ा दे, और लड़ाई चल रही है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका अलग ग्रुप में था और जर्मनी अलग ग्रुप में था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। तो फाइनली अपने किसी कलीग के कहने पर 2 अगस्त 1939 को आइंस्टाइन ने तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट को एक लेटर लिख डाला और उन्होंने कुछ इस प्रकार लिखा होगा कि एक सिंगल बॉम्ब इस तरीके का पूरे द्वीप को उड़ा सकता है, पूरे अमेरिका को उड़ा सकता है और आसपास के चीज़ों को भी उड़ा सकता है। आइंस्टाइन की धमकी जो आइंस्टाइन ने दी थी, मतलब आइंस्टाइन ने तो ये बोला था कि ऐसा मत करना, इस धमकी को जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसने काफ़ी सीरियसली लिया और उन्होंने भी कुछ करना स्टार्ट कर दिया। जो अमेरिकन थे उन्होंने सीक्रेटली एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप भी कर लिया खुद से और ड्रॉप भी कर दिया हिरोशिमा और नागासाकी पे इन 1945। आप तो जानते ही हो। अब ना इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आइंस्टाइन की सिचुएशन को फील करने की कोशिश करो। उन्होंने अमेरिका से कहा था कि ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें रोको। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये ऐसा कर रहे हैं तुम भी ऐसा करो और पहले उनसे कर दो। तो इस धमाके के बाद आइंस्टाइन उन्हें अंदर तक इस चीज़ ने हिलाकर रख दिया और उन्होंने स्पेशली इस चीज़ के लिए यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब पूरे वर्ल्ड, मतलब किसी पर्टिकुलर देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट सबको देखेगी और पीस एंड डिग्निटी मेंटेन करके रखेगी पूरे वर्ल्ड में। अनफॉर्चुनेटली इस लेटर ने ज़्यादा कुछ कमाल करा नहीं और कुछ इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा। 1945 के बाद, मतलब 1955 तक अपनी ज़िंदगी के लास्ट के 10 सालों में आइंस्टाइन काफ़ी पॉलिटिक्स में थे और उन्होंने काफ़ी कुछ करा लोगों के लिए, पीस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, और वो बहुत सारे कैंपेन्स करते थे। अच्छा, जब आइंस्टाइन 76 ईयर्स ओल्ड थे 1955 में, तब उनकी डेथ हो गई। बट आज भी लोग उन्हें एक विजनरी, आज भी एक वर्ल्ड सिटीज़न, क्योंकि वो वर्ल्ड के लिए सोचते, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं या फिर जर्मनी के लिए नहीं सोचते थे, पूरे वर्ल्ड के लिए सोचते थे। इन्हें इसलिए उन्हें वर्ल्ड सिटीज़न कहा गया है। आज भी लोग उन्हें एक जीनियस के तौर पर जानते हैं और हमेशा जानते रहेंगे।